लेकिन इलेक्ट्रोहोम्योपैथ के बेस पे फार्मेसी है। पहले के फार्मेसी में लोगों ने कभी ये ओपन नहीं किया कि दवाएं कैसे बनाई जाती हैं, कुछ छिपा करके वर्णन किया था, लेकिन मैंने अपनी बुक में सारा कुछ ओपन किया है। दूसरी बात फिलॉसफी की आती है, तो फिलॉसफी हमने किसी का नकल नहीं दिया, और फिलॉसफी में केवल वही 50 सूत्र हमने दिए हैं, किस प्रकार से दवाएं चलाई जाती हैं, किसके साथ क्या जोड़ना है, क्या घटाना है, कि क्या कब निकाल देना है, कब जोड़ देना है, ये सारी बातें एक सूत्र के रूप में बताई गई हैं। एक और भी बात है कि कोई भी पैथी बिना पैथोलॉजी के नहीं चलती है, लेकिन आज तक किसी ने पैथोलॉजी नहीं दिया, जो कि स्वतः मैट्रिक साहब ने भी पैथोलॉजी नहीं दिया, जो कि ब्लड और लिम्फ पे आधारित है। ब्लड क्या है, लिम्फ क्या है, इस चीज को आप लोग समझिए। हमारे शरीर में खून का छना हुआ पदार्थ जो एक नाड़ी से बहता है उसको हम कहते हैं लिम्फ, और वही जो खून बनता है उसको हम कहते हैं ब्लड। ये धमनी में बहता है, तो धमनी में ब्लड रहता है और लिम्फ जो है शिरा में रहता है। ये दो विधाएं हैं। उस विधा को मैंने देखते हुए खोज करके मैंने ये निकाला कि प्रकृति में दो चीजें स्थापित हैं, पहला ठंडा और दूसरा गर्म। ठंडा और गर्म, गर्म से आदमी को गर्मी महसूस होता है, ठंडे से आदमी को ठंडा लगता है। उसी प्रकार से ब्लड और लिम्फ की क्रियाएं भी हैं। लिम्फ ठंडा होता है, ब्लड गर्म होता है, और उसी प्रकार से प्रकृति में दो चीजें हैं, बोरिंग तक ले ठंडा और गर्म। तो ठंडा गर्म में क्या है, ठंडा पदार्थ भी है और गर्म पदार्थ भी है। ठंडा पदार्थ में ये होता है कि चावल दाल रोटी सब्जी जितने ये दूध दाल दही फल फ्रूट है, ये ठंडा पदार्थ है। वही गर्म पदार्थ क्या है कि जितने मसाले आते हैं, लौंगी जीरा मरीच फलाना जो भी है, सब जो है गर्म होते हैं, और उसके साथ नॉनवेज गर्म होते हैं। तो जब आदमी गर्म पदार्थ का यूज अधिक करता है तो उसका एक्शन जो है आपके ब्लड पर होता है, लेकिन जब आदमी ठंडा पदार्थ यूज करता है तो उसका एक्शन जो है आपके लिम्फ पे होता है। लिम्फ हमेशा मुलायम कैटेगरी में होता है, ब्लड हमेशा हार्ड कैटेगरी में होता है। इसीलिए इस हाथ में प्रकृति ने ब्लड और लिम्फ के बहने की दो क्रियाएं बताई हैं। लिम्फ बाहरी साइड में बहता है और ब्लड जो है अंदर साइड में बहता है। यहाँ से अंगूठे के ठीक बाद जो है नाड़ी यहाँ जो है क्रॉस कर जाती है। लिम्फ जो है, लिम्फ की नाड़ी इधर से क्रॉस होकर के फिर अनामिका में चली जाती है, अनामिका में पूरा जाती है। लेकिन वही जो है ब्लड की नाड़ी जो है मध्यमा में पूरा जाती है, और इस उंगली में जो है दोनों बराबर जाती हैं, आधा अंगूठे में आधा जाती हैं, और ये कनिष्ठा में भी थोड़ी कम जाती है। इसलिए ये उंगलियां जो है कम काम करती हैं, और ये दोनों तीनों उंगलियां अधिक काम करती हैं। इसमें लिम्फ को पहचानने की क्षमता होती है और इसमें ब्लड को पहचानने की क्षमता होती है। ये बात तो नाड़ी से भी संबंधित है। तो लिम्फ और ब्लड की क्रिया को समझिए। लिम्फ हमेशा मुलायम होता है, ब्लड हमेशा कड़ा होता है। जब लिम्फ के बाद ब्लड किसी लिम्फ पर प्रभाव दिखाता है तो लिम्फ की क्रियाएं हार्ड हो जाती हैं। ये हमारे पैथोलॉजी में आपको मिलेगा। जैसे ट्यूमर है, ट्यूमर सॉफ्ट होता है, लेकिन अगर कोई ट्यूमर आपको कड़ा मिल गया तो आप समझ लीजिए कि वहाँ उसमें ब्लड का भी समावेश हो चुका है। और जब ब्लड और लिम्फ दोनों उस स्थान को प्रभावित करने लगते हैं तो वो मिक्स टेम्परामेंट में चला जाता है। मिक्स एक कंडीशन होता है, न कि रोग होता है। रोग केवल ब्लड और लिम्फ से ही दोनों संबंधित होते हैं। तो इस तरीके से हमने ब्लड और लिम्फ पे
काफ़ी पैथोलॉजी में विस्तार इसमें दिया है, जिसके वजह से हमारी बुक की डिमांड काफ़ी ज़्यादा हुई है। जबकि मैकी साहब ने स्वतः ब्लड और लिम्फ का इतना ज़्यादा डिफिनेशन नहीं कर पाया था, इसलिए उसी के अंदाज से जितनी भी बुकें आज तक आई, सभी लोगों ने केवल ब्लड और लिम्फ में असंतुलन होता है या घटता बढ़ता है, यही 3 से 2 शब्द जो है देखने को मिला है। लेकिन आज तक किसी ने ये नहीं बता पाया कि कैसे ब्लड से रोग पैदा होता है, कैसे लिम्फ से रोग पैदा होता है। इस पैथोलॉजी के साथ हमने इस बुक को पूरा किया है। अगर आप लोग नहीं रखे हैं बात अलग है, लेकिन कुछ लोग यहाँ हैं जो कि रखे, बुक भी रखे हैं और उसको पढ़ करके इन लोगों ने भी मेरी बुक की बड़ाई की है। ये बातें ब्लड और लिम्फ के क्रिया को समझिए, और ब्लड के लिम्फ की क्रिया को अगर आप समझ जाते हैं तो जटिल से जटिल केस भी आपको हल करने में काफ़ी सुविधा रहेगी। ये भविष्य में आपको बहुत कुछ दे करके जाएगा। और मैंने ये पैथोलॉजी की बात आपके सामने कही है, लेकिन उसके साथ कुछ बातें छूट जाती हैं जो कि फिलॉसफी से संबंधित। फिलॉसफी में हमने 50 फार्मूले दिए थे उसमें, लेकिन 50 फार्मूलों के साथ अब इस बुक में सेकेंड एडिशन में हमारा जो है 10 फिलॉसफी जो है और सूत्र जो है और बढ़ाया जाएगा। कुल 800 पेज की बुक हो सकती है। 800 पेज की बुक जो है हिंदी वाली, और इंग्लिश वाली 900 पेज की बुक हो सकती है। तो मित्रों, और कुछ अगर ये तो मैंने पैथोलॉजी से संबंधित कुछ बात बताई, कुछ जो है आपको फिलॉसफी से संबंधित बताएं। अगर और कुछ दवा अरे हम लोग का हो गया, अरे नहीं हम लोग ले लिए। देखिए, कुछ लोग हमको यहाँ है चैनल समझ में आ रहे हैं, लेकिन इसकी एक विधा अलग है। विधा ये अलग है कि दवा के प्रोसेस में इसमें दवाएं 2 प्रकार से बनाई जाती हैं। ये फार्मेसी का चैप्टर है। दवाएं 2 प्रकार से बनाई जाती हैं। पहला है डिस्टिलेशन और दूसरा है संतृप्त विलयन। पहले को आसवन करते हैं और दूसरे को विलयन करते हैं। दूसरे को विलयन करते हैं। हेलो, डिस्टिलेशन में एक संबंध यानी एक भाग दवा, अब एक घंटा लगेगा। प्लांट मेडिसिन को काटते हैं, काट करके 9 भाग डिस्टिल वाटर में मिला देते हैं और उसको जो है धीमी आंच के नीचे भक्के पर रखते हैं। परत नली के द्वारा जो है दूसरे में जो बूंद अर्क इकट्ठा होता है उसको कहते हैं सल्फर। सल्फर पार्ट इकट्ठा हो जाता है, वो हल्का पीला होता है। और फिर उस पौधे को, बचे हुए पौधे को छान करके 1 हफ्ते के लिए हल्की धूप में संधान के लिए रख देते हैं। तब उसमें जो है आयन उत्पन्न हो जाता है, उसको निकाल लेते हैं, उसको कहते हैं मरकरी। और तीसरा जो पौधा बचा रहता है उसको हाई टेम्परेचर पर स्प्लिट वाले लैंप से जला देते हैं। वो एक सफ़ेद चूना बन जाता है। उसको फिर डिस्टिल वाटर में घोल करके अलग शीशी में रखते हैं और सल्फर साल्ट मरकरी को जब मिला देते हैं तो उसको कहते हैं स्पेजरिक एसेंस। ये स्पेजरिक एसेंस का मतलब ये स्पेजरिक एसेंस से फिर D1, D2, D3 इस तरीके से डिस्टिल वाटर पर तोड़ करके बनाया जाता है। और D3 आजकल मार्केट में काफ़ी उपलब्ध है। और दूसरा है संतृप्त विलयन। संतृप्त विलयन में यह है कि 1 नौ से डिस्टिल वाटर में एक पौधे में
में और एक जार में रख करके 9 भाग डिस्टिल वाटर और 1 भाग पौधा काट पीट करके रख देते हैं। उसको 1 हफ्ता जो है छोड़ देते हैं संधान के लिए हल्की धूप में। वो अर्क उतर जाता है, पौधे को निकाल लेते हैं। फिर दोबारा वही 1 भाग जो है पौधा नया फ्रेश पौधा डालते हैं। फिर उसको 1 हफ्ते बाद निकाल लेते हैं। तीसरी बार जब डाल देते हैं तो उसकी विलयन की क्रिया पूर्ण हो जाती है। अब उसमें पौधा अगर डालिएगा तो घुलेगा नहीं, पत्ती जस की तस हो जाएगी। और जब पौधा घुल जाता है उसका अर्क उतर जाता है, बल्कि पत्ती हल्की पीली हो जाती है। उसको मतलब आप समझ गए कि उसका अर्क निकल गया। और जब निकाल लेंगे तो जार में आप देखिएगा कि नीचे गाद बैठा रहता है, उसको कहते हैं साल्ट। और बीच में जो पदार्थ होता है उसको कहते हैं सल्फर, जो हल्का पीला होता है। और सबसे ऊपर जो ऑयल फैलता है उसको हम बोलते हैं मरकरी। तो संतृप्त विलयन में सल्फर, साल्ट, मरकरी तीनों मिला हुआ होता है। ये भी एक प्रकार का स्पेजरिक है। तो नंदलाल सिन्हा साहब जो है संतृप्त विलयन के आधार पर अपना दवा बनाते थे और यूज करते थे। लेकिन डिस्टिलेशन बहुत पुराना प्रथा है। डिस्टिलेशन के आधार पर बहुत सी कंपनियां हैं जो दवा बनाती हैं। तो हमारे इलेक्ट्रॉनिक में 2 किस्म से दवाएं बनने का प्रोसेस है। फिर उसको पोटेंटाइजेशन करते हैं। पोटेंटाइजेशन करके भी संतृप्त नंदलाल सिन्हा साहब ने तो 30, 200, 1000 तक अब टाइम लगेगा 1 घंटा, लेकिन 1 घंटे। आज के दिन मैटी साहब का अलग तरीका था। वो जो है स्पेजरी को ही डिस्टिल वाटर वाले उसमें गोली में भिगा करके सुखा करके गोली के हिसाब से चलते थे। लाइटर डोज, स्ट्रॉन्ग डोज और माइल्ड डोज, इस हिसाब से चलते थे। लेकिन गोली वाला प्रथा बहुत कम डॉक्टर लोग यूज करते हैं, कारण कि वो मरीजों को समझाने में, खाने खिलाने में थोड़ा दिक्कत आती है। इसलिए डिस्टिल वाटर में लोग दवाएं आज के डेट में यूज कर रहे हैं। तो दवाएं इस तरीके से 2 प्रोसेस से बनती है। मैट्रिक दिवस से थोड़ा सा आ लेगा, कुछ कार्यक्रम होता है आओ 1 घंटे में वो किया जाना चाहिए। और अगर सबसे ठीक है, मैट्रिक दिवस मनाने का उद्देश्य यही है कि आप इलेक्ट्रो होम्योपैथी से प्रैक्टिस करें। ये ना है कि अंग्रेजी दवा भी उसमें देते रहें, होम्योपैथिक दवा भी देते रहें, कोई मतलब नहीं है उसका। तो मिक्स नहीं होना चाहिए। इलेक्ट्रो में ही पर्याप्त संभावनाएं हैं और आप आराम से हर मरीज के, हर रोगी के केस को हल कर सकते हैं, ऐसी इसमें क्षमता है। जबकि हम लोग 30 वर्ष से प्रैक्टिस कर रहे हैं इसमें और देख रहे हैं हमारे हारे केस जो है ठीक हो रहे हैं इलेक्ट्रो से। तो आप लोगों के सामने हमने जो अपनी बात रखी, अगर उसमें कुछ कमी बेशी हो तो क्षमा करिएगा। और आने वाले दिन में मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करूंगा कि मैटी विजन का 2nd एडिशन जरूर रखें। अगर 1st एडिशन न रख सके हो तो वो जो है 150 पेज प्लस हो करके आ रही है। उसमें नाड़ी पहचानने की तरीके भी बताए गए हैं और नाड़ी क्या है, हर चीज़ जो है उसमें आपको बताया जाएगा। 2 वर्ष से इधर जो नए फार्मूले आए हैं उसको भी बताया गया है। हर मीडिया मेडिका के चैप्टर में एक 1.5 पेज जो है नया अनुभव जोड़ा गया है। और इंग्लिश में भी एक बुक आ रही है। इंग्लिश वाली जो है 900 पेज की होगी और हिंदी वाली 800 पेज की होगी। मेरा आग्रह है कि आप लोग उसका अवलोकन जरूर करें, देखिए। और इसी बातों के साथ बोले हैं किडनी के विषय में बताने के लिए। किडनी बोले हैं बुक भी बताएंगे क्या किडनी के विषय में, किडनी के रोग की चिकित्सा। किडनी के रोग, किडनी के बाद थोड़ा बहुत कुछ डालिए। किडनी का देखिए, किडनी आजकल एक तो बहुत समस्या है संतोष जी।
आज से 10 दिन पहले मेरे क्लिनिक पर शिवपुर से जो है एक मरीज आया था। प्रणाम प्रणाम। 2 वर्ष का 1.5 वर्ष का बच्चा था। हाँ उसको 1 महीना पहले खांसी हाँ, हुई। तो भैया अभी थोड़ा सा आए हैं, सेमिनार है उसमें, और खांसी 1 का घंटे में आ रहे हैं। दीपक वर्मा इलाज करते थे 1 महीने तक। हाँ हाँ उनको थी। और दवा इतनी हार्ड चला है कि ठीक। उसकी किडनी खराब हो गई, बॉडी में भयंकर ओडिमा, टट्टी पेशाब बंद, कोलेस्ट्रॉल 400, सारा रिपोर्ट लेकर के आया था। और उसका जो नंदलाल बस स्टैंड पर है, उनकी लड़की का शादी उस घर में हुआ है शिव, वो हमारे यहाँ लेके आए। सारा रिपोर्ट देखे, किडनी फेल। अब उसको हमने दवा जो दिया H2C17 बर्वन D3 K2/RE केस कोडिमा का था, हमको पेशाब टट्टी कराना था, इसलिए मैंने दोनों पॉजिटिव में दिया। दूसरे दिन जो है उसको जो है 4 पेशाब और 2 टट्टी सुबह शाम आराम से हुई। 2-3 दिन बाद दिन में 6 बार दवा चलवाया हमने, 4 नॉर्मल डोज नहीं, थोड़ा ज़्यादा डोज करके चलाया। और 4 दिन बाद फिर दवा खत्म हो गया। 4 दिन में 10 दिन की दवा हम लोग देते हैं। 4 दिन में खत्म हो गया। बच्चा फर्स्ट क्लास का, ठीक ठाक सब कुछ। रिपोर्ट तो नहीं अभी भी करवाया है, लेकिन दोबारा जब दवा लेके गई संतोष जी, वही अब हमने कंडीशन उसका चालू हो गया, तो हमने जो है उसको ओडिमा के आधार पर दवा दिया। C6 बर्वन D8 और A3/RE D3। एक उधर गए, उतना ऊपर जब चढ़े, इधर RE को उतना पॉजिटिव कर दिए, मतलब ब्लड को उतना पॉजिटिव कर दिए। फर्स्ट क्लास का है। ये किडनी पे दवाएं ऐसे काम करती हैं। किडनी फेलियर की बात मैं कर रहा हूँ, ऐसे काम करती है, लेकिन आपको पहचानने की क्षमता होनी चाहिए। अब अंधेरे में मारिएगा कैसे होगा? स्क्रोटम हार्निया वाला भी वहाँ बताए ना कि इंगुअल हार्निया की दवा दे रहे थे, 4 महीने से मैं दे रहा था, लेकिन केस हल नहीं हुआ। लेकिन जब उसका करौली में हमने अल्ट्रासाउंड कराया तो स्क्रोटम हार्निया निकला, और C15 की जगह, मतलब H2C15 बर्वन A2F1WE नेगेटिव में दिया जा रहा था, D8 वगैरह में 10 में दिया जा रहा था, तो इंगुअल हार्निया कम हो जाता। जैसे वो सामान्य हो गया, जब मोटा होता था बच्चा उसका बढ़ जाता था, जब बढ़ जाता था हमने कहा इसका अल्ट्रासाउंड करवा लीजिए। वो भी अल्ट्रासाउंड करा के लेके आया तो निकला स्क्रोटम हार्निया। स्क्रोटम हार्निया निकला, सारी दवाएं वही थी, लेकिन मैंने C15 के जगह C4 कर दिया, सब गायब। ठीक। पहले तो मरीज को आपने देखा होगा, हाँ, आपने ये नहीं केस किया कि स्कूटर हार्निया है कि इंग्विनल हार्निया है। नहीं, वो पूरा खुला था, नीचे ऊपर से नीचे तक खुला था ना। कितना बच्चा था? कै साल का? हाँ, कै साल का बच्चा था? वो भी 3-4 साल का है। रिपोर्ट नहीं निकलवाइएगा तो पता कैसे चलेगा? एक ही स्थान पे 2 चीज अगर है तो पेट में तो आँख भी है, लीवर भी है, खाली लक्षण से नहीं पता बड़ा चलेगा। बच्चा बड़ा होता है। नहीं, मैं रिपोर्ट पे चलता हूँ, मैं लक्षण वाला काम नहीं करता। लक्षण की बात नहीं हाँ। कर बच्चा जब बड़ा होता है तो कुछ में तो बताता है। नहीं, वो बच्चा का बताएगा ये क्या ना। चलिए नेक्स्ट ठीक है भैया, तो आप सभी लोगों को हमारे तरफ